हाँ जी, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली 2 वीडियोज़ में बात की थी जनरल साइंस के सिलेबस के बारे में, जो कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या किसी स्टेट के, सभी के सभी एग्ज़ाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। और अब साइंस का स्टैंडर्ड ठीक-ठाक हो गया है, तो क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के आते हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए फिलहाल के लिए हमारा टारगेट है राजस्थान गवर्नमेंट के आगामी एग्ज़ाम्स जैसे कि राजस्थान एलडीसी हो गया, राजस्थान सीईटी हो गया, एनिमल अटेंडेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया। उन सबको टारगेट करते हुए जिन सब में लगभग 20 से 25 नंबर का ये वेटेज जनरल साइंस का रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी। पिछले गत वर्षों के एग्ज़ाम्स को हम सब अच्छे से एग्जामिन करने के बाद रिसर्च करने के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, उन सबको हम टॉपिक्स वाइज ख़त्म करेंगे। हमने सबसे पहले केमिस्ट्री उठाई, जिसमें हम एक टॉपिक रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं उसको कवर कर चुके हैं। उसे आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, और उसके लिए गारंटी है कि आधे घंटे के अंदर आप रासायनिक सूत्र बनाना ऐसे सीख जाओगे कि आप खड़े खड़े बनाना लगोगे, कभी ज़िंदगी में रासायनिक सूत्र में कभी नहीं फंसोगे। कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, नमक का सूत्र क्या होता है, वो सब कुछ आपका वहीं के वहीं क्लियर हो जाएगा। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परिवर्तन या चेंज। परिवर्तन होता ये है कि जो मुख्य रूप से होता है 2 प्रकार का। क्लियर जी। एक होता है भौतिक परिवर्तन और सेकंड होता है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी परिभाषा क्या है। अगर किसी पदार्थ में उसके भौतिक गुणधर्म, जैसे कि उसका रंग हो गया, आकार हो गया, उसका द्रवनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसके अलावा उसके भौतिक अवस्था, जैसे कि पहले द्रव था, ठोस हो गया, ठोस था, गैस हो गया, अगर ऐसे माइनर चेंज हो रहे हैं तो उसे कहेंगे हम भौतिक परिवर्तन। जबकि ऐसा परिवर्तन जिसमें उसके रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक प्रकृति में अगर चेंज हो रहा है तो उसे कहेंगे हम रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज। ठीक है जी। नहीं समझ में आया? समझते हैं। देखिए, अगर किसी पदार्थ में कुछ चेंज हो रहा है माइनर सा, जैसे कि पहले वो बड़ा था अब छोटा हो गया है, पहले मुलायम था अब कठोर हो गया, या पहले कठोर था अब मुलायम हो गया है, या फिर पहले द्रव अवस्था में था, लिक्विड में था, अब ठोस हो गया है जमकर, पहले मान लीजिए ठोस था अब गैस बन करके उड़ गया है। अगर ऐसे चेंज हो रहे हैं जो कि हम आंखों से देख पाते हैं, उसके अलावा पहले भी वही चीज़ थी लेकिन माइनर सा चेंज होने के बाद दूसरी बन गई है, लेकिन उसका रासायनिक संगठन, जो उसका अंतर मूल रूप है, रासायनिक गुणधर्म है, वो अगर सेम है तो उसे कहेंगे हम भौतिक परिवर्तन। जबकि अगर उसका आंतरिक जो संगठन है, उसके जो कण हैं वो ही चेंज हो गए तो उसे कहेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, और इसके सारे जितने डिफरेंस हैं, जितना अंतर है, उन सबको क्लियर करते हुए पूरा का पूरा टॉपिक यहीं पे कवर करेंगे। क्यों? मेरे हिसाब से केमिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी इसके 1 से 2 क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और वो हमें फंसा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते कि एक भौतिक परिवर्तन हो रहा है या केमिकल या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है वो। तो आज अगर हम सारे के सारे जो डाउट हैं उनको क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उनको फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं एक मोमबत्ती का। ठीक है, हमने 2 मोमबत्ती ली, हमने जी ली 2 मोमबत्ती। क्लियर? एक मोमबत्ती को हमने माचिस से जला दिया। क्लियर? दूसरी मोमबत्ती को इसी के पास में ला करके रख दिया, इसकी हीट से ये पिघलने लग गई। ठीक है जी। इस मोमबत्ती को हमने जलाया और इस मोमबत्ती को हमने इसके पास में रख दिया, जिससे ये पिघलने लग गई और पिघल करके मोम धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा हुआ। ठीक है जी। ये मोमबत्ती घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, और ये पिघल करके यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है जी।
ये मोमबत्ती खत्म होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। ठीक है जी, और ये इतनी सी रह गई। अब आप एक बात पे गौर फरमाइए कि जब ये मोमबत्ती जो जल रही थी वो जल करके राख बन जाएगी लास्ट में, लेकिन दूसरी मोमबत्ती जो इसकी हीट से पिघल करके साइड में इकट्ठी हो रही थी वो वहीं के वहीं ऐसी की ऐसी रहनी है। समझना चाह रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मोम जो पहले ठोस अवस्था में था, ये पहले सॉलिड था, इससे हीट लेने के बाद लिक्विड में आया और पिघलने लग गया। उसके बाद ठंडा होने के बाद पहले लिक्विड बना और जब इसकी हीट कम हो गई वापस से सॉलिड बन गया। मोम जो कि इससे हीट लेने के बाद पहले सॉलिड था वो लिक्विड में हो गया और बाद में ठंडा होने के बाद वापस से सॉलिड बन गया, यानी कि इसकी भौतिक अवस्था चेंज हुई, जो कि ठोस से द्रव में, द्रव से वापस ठोस में चेंज हुई। तो यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो कि फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये पहले भी मोम था, अभी भी मोम है, लेकिन कि उसकी शेप चेंज हो गई है और उसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है। लेकिन दूसरी जगह जो मोमबत्ती हमारी जल रही थी वो जल करके लास्ट में बन गई राख, एस। ठीक है जी, लेकिन उस एस में क्या उस मोमबत्ती के गुण हैं? क्या इस राख में उस मोमबत्ती के गुण हैं? नहीं है। लेकिन जो मोम यहाँ पर के पिघल करके इकट्ठा हुआ था उसमें उस मोमबत्ती के या उस मोम के सारे गुणधर्म उपलब्ध हैं। सिर्फ चेंज हुआ तो उसकी शेप, उसका आकार और उसकी भौतिक अवस्था है। तो आपको एक पॉइंट पकड़ा होगा कि अगर ओनली भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अगर रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है, उसकी रासायनिक प्रकृति ही चेंज हो गई, तो वो हो गया रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज। ठीक है जी। उसके अलावा एक चीज और यहां से सीखते हैं, क्या इससे जो हमारा हीट से मोम पिघल करके यहाँ इकट्ठा हुआ था, क्या वो वापस से मोमबत्ती उससे बनाई जा सकती है, उसी शेप में लाया जा सकता है? जी हाँ। पिघले हुए मोम को ठंडा होने के बाद जम जाएगा, उसके बाद वापस से मोमबत्ती बन जाएगी। लेकिन जलने के बाद जो हमें थोड़ी सी राख प्राप्त हुई है, क्या उससे हम वापस मोमबत्ती बना सकते हैं, मोम बना सकते हैं? जी नहीं। तो पहला हमारा डिफरेंस था कि इसमें भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण जैसे कि रंग, आकार, कठोरता, दृढ़ता, घनत्व, द्रव्यमाप, क्वथनांक, भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस आदि में चेंज होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में उसके रासायनिक संगठन, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक प्रकृति में चेंज होता है। सेकंड डिफरेंस हमने देखा कि इस चेंज में हुए जो उत्पाद नया कोई उत्पाद नहीं बन रहा है, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उससे हम वापस उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं जहां से हमने शुरू किया था। यानी कि जो उत्पाद है वो वापस से अभिकारक या क्रियाकारक में बदला जा सकता है। जो हमें यहाँ पर मोम प्राप्त हुआ था उससे हम वापस मोमबत्ती बना सकते हैं। यानी कि यहाँ ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हुआ, रिवर्सिबल हुआ, इसको हम वापस बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राप्त हुई राख को हम वापस से मोम में नहीं बदल सकते, तथा उसके अलावा राख के में उस मोमबत्ती के कोई भी गुणधर्म उपलब्ध नहीं, जो उपस्थित नहीं है, लेकिन पिघले हुए मोम में सारे के सारे गुणधर्म मोमबत्ती वाले हैं। ठीक है जी। तो पहला हमारा अंतर क्लियर हो गया कि इसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन, उसके गुणधर्म सब कुछ चेंज हो जाता है। क्लियर जी। सेकंड, हमने देखा कि ये परिवर्तन उत्क्रमणीय है, यानी कि रिवर्सिबल है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है, यानी कि इरिवर्सिबल है। ठीक है जी।
क्या मतलब है कि भौतिक परिवर्तन में जो प्राप्त हुआ है नया उत्पाद, उससे हम वापस से अभिकारक या क्रियाकारक में बदल सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के बाद जो उत्पाद प्राप्त हुआ है उसे हम वापस से उसी अवस्था में या उसी अभिकारक में नहीं ला सकते। सेकंड पॉइंट मिल गया। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा राख प्राप्त हुई थी उसमें मोमबत्ती के कोई गुणधर्म उपलब्ध नहीं थे, लेकिन जो पिघला हुआ मोम था उसमें मोमबत्ती के सारे गुण उपलब्ध थे। ठीक है जी, इसका मतलब है कि इसमें कोई भी नए उत्पाद का निर्माण नहीं हो रहा है, वे वही का वही है, केवल अपने भौतिक गुणों में, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन कर रहा है, लेकिन इसमें कंप्लीटली चेंज होने के बाद पूरा का पूरा नया उत्पाद बन गया। ठीक है जी, तो थर्ड डिफरेंस हमने देखा कि इसमें नए उत्पाद या प्रोडक्ट या सब्सटेंस या पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का, जैसे कि यहाँ पे मोमबत्ती के जलने के बाद जो थोड़ी सी राख प्राप्त हुई थी, वो नया सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट का निर्माण होता है। क्लियर जी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद एक डिफरेंस और देखिए कि जब हमने इस मोमबत्ती को पूर्ण रूप से जला दिया था तो थोड़ी सी राख प्राप्त हुई, और जब ये मोम इसकी हीट के बाद पिघल के यहाँ पर के इकट्ठा हुआ था, तो उसमें एक चीज देखिए कि जो हमें मोम प्राप्त हुआ है उसका वेट उस मोमबत्ती के बराबर है या नहीं, उसका मास, उसका भार उसी मोमबत्ती के बराबर है या नहीं। ओनली वो पिघला और नीचे जाकर के इकट्ठा हो गया, उसके भार में कोई कमी नहीं हुई। लेकिन मोमबत्ती जब पूर्ण रूप से जल गई तो उसमें जो राख प्राप्त हुई वो उसके भार बहुत ज़्यादा कम था। मान लीजिए अगर मोमबत्ती 10 ग्राम की थी तो राख मात्र 1 ग्राम बची, लेकिन ये मोमबत्ती जो पिघल करके यहाँ इकट्ठी हुई है उसका वेट अगर 10 ग्राम था तो इसका वेट भी 10 ग्राम है। तो चौथा डिफरेंस हमें क्या मिला कि भौतिक परिवर्तन में इस जो उत्पाद प्राप्त हुआ है या भौतिक चेंज हो रहा है उसमें द्रव्यमान, भार या मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन केमिकल चेंज में उसका भार या मास में गिरावट आई है, कमी आई है। तो चौथा डिफरेंस हमने देखा कि भार या इसके मास में नो चेंज या माइनर चेंज, जबकि इसके भार में बहुत ज़्यादा गिरावट आई, कमी आई, चेंज हुआ। क्लियर जी। और जब हम इस पूरी प्रोसेस को देख रहे थे तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में जो पूरी प्रोसेस होती है, पूरे चेंजेस होते हैं, उसके गुणधर्म बदलते हैं, उसके रासायनिक संगठन चेंज होता है, नया उत्पाद प्राप्त होता है, तो इसे हम एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन। क्लियर जी, ठीक है। इससे हमारे 3-4 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब एक एग्जांपल और देखते हैं प्यारा सा। मैंने 2 नींबू लिए, ठीक है जी, इनको एक तो यार मेरी ड्राइंग और बहुत ज़्यादा भाई याद है, ये चाकू कैसा बना है, चलो नया बनाते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है जी। एक हमने 2 नींबू लिए और एक हमने चाकू लिया और चाकू से इन दोनों नींबुओं को दिया जी काट। एक गिलास लिया हमने जिसमें भरा हुआ है जी पानी। क्लियर जी। ड्राइंग कम, बातें ज़्यादा बनाता हूँ वैसे मैं। ठीक है, देखिए
सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, हमने 2 नींबू लिए, दोनों नींबुओं को काटा और 1 गिलास पानी में उनको निचोड़ दिया। बातों पे ध्यान देना। सबसे पहले मैंने नींबू लिया, उसको 2 भागों में काट दिया, ठीक है जी। उसके बाद उसको हमने नींबू को पानी में निचोड़ दिया। उसके बाद हमने एक कटोरी में से थोड़ी सी चीनी ली और इसमें डाल दी। फिर थोड़ा सा नमक लिया, वो भी डाल दिया और 1 चम्मच डाल करके पूरा का पूरा मिला दिया। पूरी प्रोसेस सुनना। सबसे पहले हमने नींबू लिया, उसको 2 भागों में काटा, पानी में निचोड़ा, उसके बाद थोड़ी सी चीनी ली, थोड़ा सा नमक लिया और चम्मच से पूरा घोल दिया, ठीक है जी। फिर उस गिलास को हमने उठाया, पी गए, वापस गिलास रख दिया। तो इस पूरी घटना पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब हमने नींबू को चाकू से काटा तो 2 भागों में बट गया, क्या उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ? जी नहीं, केवल उसके भार में कमी हुई, उसके आकार में कमी हुई। जब हमने उसको निचोड़ा, क्या उसमें के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ? केवल उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ कि उनका निचोड़ दिया, हमने उस पर कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं की। जब उसमें हमने नमक और चीनी डाल करके घोला तो क्या कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? क्या हम उस घुली हुई चीनी या नमक को वापस प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, जैसे कि हमने किसी गिलास में थोड़ी सी चीनी डाल करके हिला दी और मिला करके पूरा देखा तो पूरी चीनी उस गिलास में से गायब हो गई। लेकिन वाष्पन के द्वारा जब उस पानी को हम गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा और चीनी लास्ट में बच जाएगी। ये प्रोसेस तो आपने सुनी होगी। तो तब तक जब तक कि ये गिलास में पानी भी घोला, उसके बाद हमने चीनी, नमक, नींबू सब कुछ घोला, नींबू को काटा, ये सब की सब प्रोसेस हमारी भौतिक परिवर्तन में आएगी। लेकिन जब हमने उस गिलास को उठा करके पिया और जब हमारे अंदर जा करके उसका पाचन होगा, डाइजेशन होगा, वो प्रोसेस होगी हमारी केमिकल, वो होगा रासायनिक परिवर्तन। क्लियर जी? यानी कि अगर मैं भौतिक परिवर्तन को मोस्टली वर्डों में बांटूं तो इसे कह सकता हूं कि इसके अंदर हमारा पिघलना, जमना, वाष्पन, संघनित होना, टूटना, काटना, कुचलना, झुकना व फाड़ना। अगर हम कागज के 2 टुकड़ों को फाड़ रहे हैं, उनको कुचूमर करा के फेंक रहे हैं, मोम या बर्फ हमारी पिघल रही है, उसके अलावा मान लीजिए पानी बन जमकर उड़ रहा है, वाष्पित हो रहा है, या फिर फ्रिज में रखने के बाद वो ठोस बन के बर्फ बन रहा है, या फिर जो वायु है वो संघनित होकर के जम रही है, या उसके अलावा कोई चीज़ टूट रही है, कुचल रही है, कोई हमने पेड़ को झुकाया, ये सारी की सारी चीज़ें सब की सब आती हैं हमारी भौतिक परिवर्तन में, फिजिकल चेंज। क्लियर जी? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने भौतिक परिवर्तन में पढ़ा, अगर किसी चीज़ को काटा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, या फिर वो संघनित हो रहा है, जम रहा है, घट रहा है, तो मोस्टली अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो वो सीधा सीधा भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन अगर उसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि उसे हम वापस उस अवस्था में नहीं ला सकते, उसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि जो परमानेंट है, नया कोई उत्पाद बन रहा है, उसके भार में कमी हो रही है, अब उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसे कहेंगे हम रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज। क्लियर जी? एक वर्ड बोला मैंने, परमानेंट। तो जो ये एग्जाम्पल हो हमारा, या फिर हमारा मोमबत्ती वाला एग्जाम्पल हो, उस पर आपने गौर फरमाया होगा, जब तक कि हमने इसको घोला और गिलास में शिकंजी तैयार की, तब तक के सारे चेंज को हम वापस कर सकते हैं। चीनी को प्राप्त किया जा सकता है, लास्ट में जाके नींबू भी बचेगा, पानी उड़ जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस रिवर्सिबल है, इसको हम वापस से अपना उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर हमने जब मोमबत्ती को जला करके राख प्राप्त की थी,
उस राख से हम वापस मोमबत्ती प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि रासायनिक परिवर्तन जो है वो परमानेंट है, जबकि भौतिक परिवर्तन हमारा टेम्परेरी है। क्लियर जी। अब उसके बाद हम देखेंगे, नज़र डालेंगे कुछ एग्जाम्पल्स पर, जैसे कि मक्खन या मोम का पिघलना। क्लियर सी बात है, चाहे मक्खन हो, मोम हो, बर्फ हो, ये सब चीज़ें पिघलना आ गया। सबसे पहले तो इन वर्ड को आप कीवर्ड बना लीजिए। अगर कहीं पर पिघलना दिखे, जमना दिखे, बाष्पन दिखे, संघनित होना दिखे, कुचलना, टूटना, फाड़ना, झुकना, कुछ भी दिखे तो सीधा भौतिक परिवर्तन कर देना आंख बंद कर करके। क्लियर जी। तो सबसे पहले तो उसमें पिघलना आ गया तो सीधी सी बात है भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन इसके बारे में कुछ बात करते हैं, जैसे कि मक्खन हुआ या फिर हमारा मोम हुआ या बर्फ हुई, जब ये पिघलेंगी तो केवल और केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ, उसके रासायनिक संगठन में तो ऐसा कोई परिवर्तन हो नहीं हुआ। क्या आप ये कह सकते हैं कि बर्फ पिघलने के बाद जो पानी प्राप्त हुआ है, या मोम के पिघलने के बाद जो उसका द्रव प्राप्त हुआ है, या जो मक्खन है उससे प्राप्त जो द्रव अवस्था में, क्या उसको हम जमा करके, संघनित करके, ठंडा करके वापस नहीं बना सकते? उसी अवस्था में नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। तो सीधा सा बात है, भौतिक परिवर्तन है। क्लियर जी, ये समझ में आ गया। जल में नमक या चीनी का घुलना। चलिए इसमें एक वर्ड और शामिल कर लीजिएगा, घुलना। घुलना नहीं वर्ड शामिल करते, क्योंकि आगे जा करके हम केमिकल वगैरह भी घोलेंगे, लेकिन इसमें साफ दिख रहा है जल में नमक या चीनी का घुलना। मान लीजिए एक नमक, हमने कोई गिलास लिया, उसमें नमक घोल दिया या चीनी घोल दी, तो क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसको हम पानी को वाष्पित कर देंगे गर्म करके, लास्ट में जाके जो भी हमने मिलाया होगा बच जाएगा। तो सीधा सा फंडा, ये भी फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पदार्थ सीधे ठोस अवस्था से गैस में, व गैस से अवस्था से सीधे ठोस में परिवर्तित होता है। उसमें द्रव अवस्था देखने को नहीं मिलती। क्या बोला मैंने बोला ऊर्ध्वपातन, बात कर ही लेते हैं इसके बारे में। सब्लिमेशन, देखिए जी, एक मेजर एग्जांपल जो आप सबके घर में भी मिल जाएगा और आप सभी ने देखा होगा, कपूर या नेपथलीन। अमोनियम क्लोराइड वगैरह कई हैं, लेकिन ये दोनों फिलहाल के लिए इन पर ध्यान दीजिए। ऐसी चीज़ें अगर हम कपूर को किसी पॉट में रख करके, कटोरी में रख करके गर्म करेंगे और उस कटोरी को किसी प्लेट से या किसी भी चादर से ढक देंगे, तो आप देखेंगे कि जो कपूर है फिलहाल ठोस अवस्था में था, गर्म होने के बाद वो वाष्पित होना स्टार्ट होगा, यानी कि गैस बनेगा। और जैसे ही ऊपर जाकर के उसका टेम्परेचर डाउन होगा, वो ठंडा होगा, जाकर के आपकी प्लेट पर वापस से जम करके संघनित हो जाएगा, वापस ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो आपने नोट किया कि कुछ वस्तुएं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधा गैस में, तब गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन उनमें द्रव अवस्था देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे जो पदार्थ हैं उनको हम ऊर्ध्वपातन पदार्थ या ऊर्ध्वपातन, और इस घटना को पूरी ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। तो इस घटना को भी हम भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं, नहीं कह सकते? क्यों? कपूर को जब हमारा ये ठोस में था, सॉलिड था, तो सीधा बन गया गर्म करने पर गैस में, और जब इसको हमने ठंडा किया तो वापस से बन गया सॉलिड। यानी कि जो हमारा पदार्थ है उसे हम रिवर्स कर सकते हैं, उत्पाद को रिवर्स कर सकते हैं, उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारा पहले था। तो सीधी सी बात है, यह कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। क्लियर जी। उसके बाद ऊर्ध्वपातन समझ में आ गया। जल प्लस मिट्टी मिला करके हमने कीचड़ बना ली, यानी कि हमने थोड़ी सी मिट्टी ली, उसमें पानी डाला, मिला दिया, कीचड़ बन गई।
क्या हम उस कीचड़ से वापस से जल और मिट्टी प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल है। जब वो कीचड़ है धूप से सूखेगी, हम वैसे फिजिकली सुखाएंगे तो सीधी सी बात है, लास्ट में पानी उड़ जाएगा, लास्ट में जाके मिट्टी बचेगी। तो ये भी कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। क्लियर जी? अब रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। भोजन का पाचन, जब हमने वो शिकंजी बनाई, पूरे उसमें नींबू को काटा भी, चीनी को घोला भी, नमक को भी घोला, तब तक वो सब कुछ था फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब हमने उस नींबू पानी को पी लिया और उसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया, पाचन स्टार्ट हो गया, तो उस प्रोसेस में बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स, वो सब, उसके अलावा कई सारे हमारे पेट में या आमाशय से स्रावित होने वाले अम्ल, वो सब उनको फाड़ेंगे, उनको डाइजेस्ट करेंगे, उनका टुकड़े करेंगे, उनको बारीक टुकड़ों में तोड़ेंगे, उसके बाद उनका अवशोषण होगा, एब्जॉर्ब होंगे, स्वांगीकरण होगा, उसके अलावा उनके इकाइयाँ बदलेंगी। उस सब प्रोसेस में जो लास्ट में जाकर के स्वांगीकरण के बाद मल बचेगा, यानी कि अगर आप रोटी खा रहे हैं तो पहले वो कार्बोहाइड्रेट थी जो लास्ट में जाकर के ग्लूकोज बन गई, जब हमारी एनर्जी के लिए श्वसन में काम आई। थोड़ी जटिल बातें हैं, आगे जाके समझ में आएंगी जब हम पाचन पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी एग्जांपल दे दिया तो उसके बारे में पढ़ाना चाह रहा हूँ। हमने रोटी खाई जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें बहुत सारे अम्ल, एंजाइम्स, हार्मोन्स ने आगे जाकर के पाचन किया, और लास्ट में जाकर के जब एब्जॉर्ब हुआ, अवशोषित हुआ, तो लास्ट में जाकर के बचा ग्लूकोज, जो कि श्वसन में काम आएगा, उसके बाद हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है जी। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, और उसके बाद वो भी श्वसन के बाद ग्लूकोज को हमने बदल दिया ऊर्जा में, जो हमारे काम काज में काम आती है। ठीक है जी। उसके अलावा CO2 बनी, जिसे हम सांस लेते वक्त बाहर निकाल देते हैं। तो क्या हम उस ऊर्जा व CO2 को वापस से कार्बोहाइड्रेट में बदल सकते हैं? क्या कार्बोहाइड्रेट के वो गुण उस CO2 में या उस ऊर्जा में देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि रासायनिक परिवर्तन में जो नया उत्पाद प्राप्त होता है, उसमें उसके अभिकारक के या शुरुआती पदार्थ के कोई भी गुणधर्म, कोई भी गुण देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उसका पूरा का पूरा रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक संगठन बदल जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर जी? तो ये समझ में आ गया होगा। भोजन का पाचन एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक परिवर्तन। श्वसन, श्वसन में क्या होता है जी? जो हमने भोजन किया उसके बाद ग्लूकोज को हमारा CO2 प्लस ऊर्जा में बदला जाता है, थोड़ा बहुत जल भी बनता है। देखेंगे, पूरी प्रोसेस देखेंगे जब श्वसन पढ़ेंगे। तो जो श्वसन है, जो भी मैंने बताया, तो ग्लूकोज से श्वसन होने के बाद क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगी, प्लस में CO2 जल बनेंगे। क्या हम उनको वापस से ग्लूकोज में बदल सकते हैं? नहीं। तो श्वसन, पाचन दोनों एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन हुए। पाचन यानी कि डाइजेशन, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, उसके बाद देखिए एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट। मान लीजिए, मैंने क्या कहना चाह रहा हूं, हमने कोई एसिड लिया, एसिड मान लो मैंने ले लिया HCl, ठीक है जी। प्लस में कोई बेस लेना है, बेस मतलब क्षार, क्षार मान लीजिए मैंने ले लिया NaOH। क्लियर? इसके बाद जब आपस में ही अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो हमारा नया उत्पाद बनेगा NaCl प्लस में जल H2O। NaCl एक प्रकार का सॉल्ट है, लवण है। तो हम देखिए, जब एसिड व बेस को मिलाया जाता है, उनकी आपस में क्रिया कराई जाती है, तो सॉल्ट या लवण का निर्माण होता है। जैसे कि हमने HCl की क्रिया NaOH के साथ कराई, तो हमारा NaCl प्राप्त हुआ, साथ में थोड़ा सा वाटर मिला। तो क्या आप ध्यान दीजिए, इस NaCl प्लस H2O से
जल और नमक से हम वापस से HCl और NaOH प्राप्त कर सकते हैं? जी नहीं। उसके अलावा क्या HCl और NaOH के इनमें गुणधर्म शामिल हैं? क्या गुण देखे जा सकते हैं? जी नहीं। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। जंग लगना, रस्टिंग, जंग लगने की जो प्रोसेस है पूरी की पूरी केमिकल है, रासायनिक है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा, मान लीजिए लोहे का एग्जांपल लीजिए, लोहा जब हमारा नमी के संपर्क में आएगा, उसके बाद उस जो वातावरण की ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करेगा तो उस पर एक ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि FeO बन जाता है, जो जैसे हम जंग कहते हैं, यानी कि वो फेरस ऑक्साइड होता है। क्लियर जी? तो उसमें एक नया उत्पाद बन रहा है, उसमें उसके वेट में चेंज हो रहा है। उस जंग को हम वापस से लोहे में नहीं बदल सकते, उस रस्ट को हम वापस से आयरन में चेंज नहीं कर सकते, ये परमानेंट है। तो जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हुआ। उसके अलावा दूध से दही बनना, यानी कि मिल्क को श्योर करके या खट्टा करके दही या कर्ड बनाना। क्या आप देखेंगे, क्या दही से हम वापस से दूध बना सकते हैं? जी नहीं। तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसमें बहुत सारे जीवाणु, जीवाणु क्या, एक जीवाणु लैक्टोबैसिलस है, जो कि पूरी रासायनिक प्रोसेस है, उससे बना उत्पाद पूरी तरह नया है, उसके गुणधर्म नए हैं, उसकी प्रॉपर्टीज नई है, उसके सारे केमिकल्स नए हैं, और उसके अलावा उसे हम वापस से अभिकारक में बदल नहीं सकते। तो ये पूरा का पूरा रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज। क्लियर जी? उसके अलावा कोयले या लकड़ी का जलना, हमने मोमबत्ती पहले ही जला ली, तो इसको देख के समझ जाओ, क्यों कोयले को जलाओ या लकड़ी को जलाओ, जो लास्ट में राख प्राप्त होगी उसमें उस लकड़ी का कोई गुणधर्म उपलब्ध नहीं है, उसमें कोई भी उसका रासायनिक प्रकृति या रासायनिक उसके अणु परमाणु कुछ भी उपस्थित नहीं है। उसके अलावा उस राख से हम वापस से वो लकड़ी या कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात, देखते ही पता लग जाता है कि कैसा चेंज है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। क्लियर जी? तो मोटा मोटा एक बार और सुन लीजिए आप, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हमारे जो चेंजेस होंगे वो भौतिक गुणों में होंगे, चाहे वो रंग हो, उसका आकार हो, उसकी दृढ़ता हो, उसके अलावा उसके द्रव्यनांक हो, उसके अलावा उसकी भौतिक अवस्थाएं हों, ठोस द्रव गैस आदि। इनमें अगर चेंज हो रहा है तो वो होगा भौतिक परिवर्तन। उसके अलावा अगर उसके रासायनिक संगठन में, रासायनिक प्रकृति में, रासायनिक गुणधर्मों में चेंज हो रहा है तो वो होगा रासायनिक परिवर्तन। उसके अलावा इसमें कोई भी नया उत्पाद प्राप्त नहीं होता है, केवल उसकी अवस्थाओं में या भौतिक गुणों में चेंज होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के बाद जो नया बिल्कुल उत्पाद प्राप्त होगा उसमें उस अभिकारक के, हमारे शुरुआती पदार्थ के कोई भी गुणधर्म उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है जी? उसके अलावा यहाँ पर हमारे जो भौतिक चेंज होगा उसमें भार या वेट में या वजन में कोई भी कमी या बढ़ती देखने को नहीं मिलती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में भार पूरी तरह चेंज हो जाता है। उसके अलावा भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज में जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है, जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, उसे हम वापस से पुरानी अवस्था में या हमारी फर्स्ट कंडीशन में या हमारे अभिकारक में बदल सकते हैं। ये रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है। जबकि रासायनिक परिवर्तन के बाद जो हमारा पदार्थ प्राप्त होगा उसे हम वापस से अभिकारक में नहीं बदल सकते, वो अनुत्क्रमणीय है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। क्लियर जी? उसके अलावा जो हमारा रासायनिक परिवर्तन है वो पूरी तरह से परमानेंट है, उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन ये टेम्परेरी है। उसे कुछ समय बाद, जैसे हमने दबाव लगा करके कोई चीज़ को दबा दिया, जब हम उस दबाव को हटा देंगे तो वापस से उस अवस्था में आ जाएगा। यानी कि भौतिक परिवर्तन टेम्परेरी है। हमने बर्फ़ को पिघला दिया, पानी बन गया, पानी को उबाल दिया, उड़ गई, लेकिन उन्हें जब हम ठंडा करेंगे तो वापस से वाष्प से जल, जल से वापस बर्फ़ बनाई जा सकती है। यानी कि हम उत्क्रमणीय हैं, नया उत्पाद नहीं बन रहा है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके अलावा हम उसे वापस से उसी अवस्था में ला सकते हैं, तो वह हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। उसके अलावा मोटा मोटा ये भी देखेंगे, हर कोई चीज़ फाड़ी जा रही है, काट करके छोटी करी जा रही है, कुचल करके
उसकी आकृति बदली जा रही है, या उसको ऊष्मा दे करके या ठंडा करके उसकी अवस्थाओं में कोई चेंज हो रहा है, या संघनित की जा रही है, उसके अलावा उसको झुकाया जा रहा है, काटा जा रहा है, तो ये सारी प्रोसेस हमारी भौतिक परिवर्तन में शामिल हैं। जबकि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें कोई रासायनिक चेंजेस हो रहे हैं, नया उत्पाद बन रहा है, तो वो होगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है जी। 2 एग्जाम्पल्स भी देखे हमने, जिसमें देखा कि हमने नींबू को काट करके उसके आकार में परिवर्तन हुआ, उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो नींबू का काटना, चाहे पेपर का फाड़ना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद हमने जब नींबू को निचोड़ा, वो भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जब हमने थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक उस पानी में घोला, वो भी एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि उसे हम वापस से पूर्व अवस्था में या हमारे पहले अभिकारक में बदल सकते हैं। लेकिन जब हमने उस पानी को पिया, उस शिकंजी को पिया, तो अंदर जाकर के विभिन्न केमिकल्स, विभिन्न प्रकार के अम्ल, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम्स के द्वारा जब उसका पाचन हुआ, तो उससे जो घटक प्राप्त हुए, जो उत्पाद प्राप्त हुई, एनर्जी प्राप्त हुई, उसको हम वापस से शिकंजी में नहीं बदल सकते। तो वो केमिकल चेंज हुआ। उसके अलावा हमने 2 मोमबत्ती ली, एक को जलाया, उससे राख प्राप्त हुई, और उसकी हीट से दूसरी मोमबत्ती को हमने पिघला दिया। पिघली हुई मोमबत्ती जब नीचे जाकर के जमीन पर इकट्ठी हो गई, तो हमने देखा कि उसका वेट मोमबत्ती के बराबर है। उसके अलावा पिघले हुए मोम में वही गुणधर्म उपलब्ध हैं या उपस्थित हैं जो कि हमारी मोमबत्ती में थे। उसके अलावा हम उसे वापस से मोमबत्ती बना सकते हैं। लेकिन जो दूसरी जो मोमबत्ती जलाई थी, उससे जो राख प्राप्त हुआ है, उसे हम वापस से मोमबत्ती में नहीं बदल सकते हैं। उसके अलावा उसके भार में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। उसके अलावा राख में ऐसा कोई गुणधर्म उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है, जिससे जो कि मोमबत्ती में थे। इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में जितने भी डिफरेंसेज हैं, जितने भी अंतर हैं, अब मेरे हिसाब से आपको कैसा भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। अब कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, तो इन 4-5 गुणों के माध्यम से आप सीधा सीधा पहचान लोगे कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद मैं अब 10-15 एग्जाम्पल्स जो मोस्टली सभी एग्जाम से उठाए गए हैं गत वर्षों से, चाहे सेंट्रल के हों, विभिन्न स्टेट्स के हों, राजस्थान के हों, जो इम्पोर्टेंट, जो हमें फंसा सकते हैं एग्जाम्स में, वो सारे एग्जाम्पल के बारे में बात करें। ठीक है जी। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आते हैं। Subscribe now and press the bell icon.